कुल मिलाकर के 40 से ज्यादा तरह की दशाएं होती है। जैसे कि विंशोत्तरी, योगिनी, चर दशा, स्थिर दशा। ये कुछ दशाएं तो आपको पता है, कुछ के तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। आपने एक अष्टोत्तरी सुना होगा, षोडशतरी सुना होगा, लेकिन इसके बाद ये सब चीजें आपने नहीं सुना होगा। पंचक दशा भी होती, तारा दशा भी होती है। तारा दशा और काल दशा भी मैंने यूज किया है बहुत पहले। ठीक है। एक है सुदर्शन चक्र दशा, जो कुछ लोग आज भी यूज करते हैं और कहते हैं कि इसकी भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। काल चक्र दशा एक है। लेकिन इन सब में जो सबसे मोस्ट एक्यूरेट जो पाई गई, वो पाई गई विंशोत्तरी दशा। अब विंशोत्तरी दशा की पीछे, एक्यूरेसी के पीछे का जो सूत्र है वो सिंपल है। वो आपका डीएनए है। और आप बोलोगे सिर्फ डीएनए, वो कैसे? अब इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसमें रिसर्च करोगे तो आप पाओगे कि इसकी ऑर्डरिंग ही डीएनए से जुड़ी हुई है। इसीलिए हर व्यक्ति का जो डीएनए है वो अलग होता है। अगर यूं कहे तो हम इस पे रिसर्च भी कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का बर्थ चार्ट और उसके डीएनए को मैच करने की कोशिश किया जाए, आपको बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। ऐसे ही योगिनी दशा में आपने देखा होगा कि 1 से लेकर के 8 साल के लिए उसके अंदर 8 डिफरेंट क्लासेस होते हैं। जैसे विंशोत्तरी दशा में हम 9 ग्रहों को लेते हैं। केतु से आरंभ होता है और बुध पे अंत होता है। ऐसे ही योगिनी दशा में आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, उसमें मंगला, पिंगला, धान्या से लेकर के संकटा तक कुल 8 दशाएं होती है। हालांकि योगिनी दशा पे हमारा टॉपिक है, हम पे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन ये तब करेंगे जब आप लोग विंशोत्तरी में पारंगत हो जाएंगे। इस पे हम एक से दो सेशन अवश्य लेंगे आने वाले समय में। ओके। अब विंशोत्तरी दशा की हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। विंशोत्तरी दशा क्या कहता है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती है, या आपके जीवन में जो भी शुभ समय आता है, उनके देनदाता ये 5 दशाएं हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। अब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत, इसके ऑर्डर में देखिए कि ये एक लेयरिंग दिखाई है आपको, एक लेयरिंग डायग्राम दिख रही होगी। लेयरिंग डायग्राम क्या कहता है कि जो महादशा है वो सबसे बड़ी लेयरिंग है। अर्थात वो ये, उसके पास सबसे ज्यादा अधिपत्य है, उसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। उसके बाद अंतरदशा, उसके बाद प्रत्यंतर दशा, उसके बाद सूक्ष्म दशा, उसके बाद प्राण दशा। अब अगर आपको कोई इवेंट टाइम करना है, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे जीवन में कोई घटना घटित हुई। अभी उदाहरण के लिए अगर मैं यूं कहूं कि मैंने कई बार, जब मैं पहले फ्यूचर के प्रिडिक्शंस बहुत करता था, यस, मैंने भी ये गलती आप लोग की तरह बहुत की है। लेकिन उससे मैं कुछ बदल नहीं पाया। फिर मुझे लगा नहीं, रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी होनी चाहिए। फिर माता का आदेश भी हो गया। तब ये क्लियर समझ में आया कि जब आप किसी की इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, तो उसमें आपको केवल अंतरदशा नहीं, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। और इसको अगर आप ट्रांजिट से जोड़ दो तो आपकी एक्यूरेसी लगभग 90% के ऊपर चली जाती है। इनफैक्ट 99 to 100 भी चली जाती है। इनफैक्ट आप डेट भी डिफाइन कर सकते हो कि किस तारीख को कौन सी इवेंट घटित हुई या घटित होने की संभावना है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जो महादशा नाथ है वह बहुत पावरफुल होता है, और उसके अंदर अंतरदशा नाथ आता है। तो ये मालिक है, महादशा एक मालिक है, और उसके नीचे मैनेजर है। अब इसको थोड़ा सा और आगे से देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे मैं कहता हूं कि कोई महादशा नाथ है, एक प्लैनेट की महादशा है। उदाहरण के लिए दे लेते हैं, वीनस की महादशा है। अब शुक्र की जो महादशा है वो 20 साल के लिए होती है। तो उसके अंदर कुल मिलाकर के 9 मैनेजर आएंगे, और उन 9 मैनेजर को भी अलग अलग अवधि मिलेगी। जैसे केतु को 40 महीने दिए है, वीनस को 12 महीने दिए है, सूर्य को 20 महीने, चंद्र को 14, मंगल को 36, राहु को 32 महीने, जुपिटर को 38 महीने, सैटर्न को 34 महीने, और मर्क्यूरी को 14। मतलब 20 साल के लिए महादशा चलेगी शुक्र की। लेकिन उसके अंदर जो मैनेजर है वो बदलते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप। और पूरे 20 साल की अवधि में वो कुल मिला के 9 मैनेजर चेंज करेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि महादशा नाथ के पास पूरी पावर थी। उसने 9 मैनेजर चेंज किए। यानी कि क्या होता है, जैसे देखिए, आपको लगता है कि मेरे जीवन में या मेरी कुंडली में कोई ग्रह बहुत विपरीत है, तो ये जो सिस्टम है ये आपको पार्शलिटी करना नहीं चाहता है। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें शनि से दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चंद्र देता हूँ। अच्छा, चंद्र से भी दिक्कत है, कोई बात नहीं, सूर्य देता हूँ। सूर्य से भी दिक्कत है, कोई बात नहीं, जुपिटर देता हूँ। भाई 9 में से कोई तो ग्रह आपके आपको आपको अलाइन करेगा, या आपको सहायता मिल सकती है उसकी, या आपको वो पसंद हो,
आपको राहु देता हूँ, चलो बाकी सब छोड़ दीजिए, आपको केतु देता हूँ। तो ये सिस्टम सीधा सीधा एक ही बात करता है कि मैं तुझे सपोर्ट करने को तैयार हूं, इसलिए तुझे मैं 9 मौके दूंगा अपने भाग्य को बदलने के लिए। मैं कैसा हूं वो छोड़ दे, मैं तुझे 9 मौके दूंगा, और 9 मौके किसके माध्यम से देगा वो? अंतरदशा, मतलब मैं तुझे 9 मैनेजर चेंज करके दूंगा। अब कई बार क्या होता है कि सपोज आपकी महादशा में किसी की अंतरदशा चल रही है, अब वो दोनों ही आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है, या यूं कहे आपको उससे फायदा नहीं हो रहा है, आप उससे पीड़ित हो, तो अंतरदशानाथ भी क्या कहेगा, कोई बात नहीं, मैं मैनेजर हूं, लेकिन मेरे नीचे जो काम करने वाला असिस्टेंट मैनेजर है उसको भी मैं चेंज करता रहूंगा। तो सपोज महादशानाथ में अंतरदशा आ गई, उदाहरण के लिए फिर से वैसे उदाहरण लेंगे जहां पे हम अभी थे। हम कहते हैं कि वीनस की महादशा है, और वीनस में केतु की अंतर्दशा आ गई। अब केतु की जो अंतर्दशा है वो 40 महीने के लिए। अब उस 40 महीने में केतु भी क्या करेगा, वापस से 9 असिस्टेंट मैनेजर चेंज कर देगा, और 40 महीने में इक्वल अवधि में वो सबको इक्वली मौका देगा। व्यक्ति कहेगा ठीक है भाई, इसमें से भी कोई मौका आएगा। तो ऐसे ही करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है प्रत्यंतर दशा। अब असिस्टेंट मैनेजर बोलता है मैंने क्लर्क रखे हुए हैं, वो भी 9 अलग अलग क्लब को चेंज करेगा। और सूक्ष्म दशा कहता है भाई, मैं भले क्लब हूं, लेकिन मैंने भी 9 लोग कार्य करने के लिए रखे हुए हैं। अब आप खुद देखोगे कि 20 साल की महादशा की अवधि वीनस की थी, उसमें 9 मैनेजर चेंज हो गए, अंतरदशानाथ। अब प्रत्येक उदा अंतरदशानाथ की जो अवधि होगी वो वैरी करेगी यहाँ पे, किसी के कुछ महीनों से लेके किसी के कुछ 40 महीने तक मैक्स है केतु। तो अब वो बोलेगा कोई बात नहीं, अंतरदर्शनाथ भी बोलेगा भाई मैं भी हूं, मैं भी एक मौका दो, मैं अपने अंडर में मैं भी 9 असिस्टेंट मैनेजर चेंज करूंगा। तो आप ये देखते ही जाओगे कि अगर महादशा 20 साल की है तो अंतरदर्शनाथ वैरी कर गई। और सपोज 40 महीने का अंतरदर्शनाथ किसी का आ रहा है, उसके पश्चात उसमें जो प्रत्यंतर दशा आएगी वो कुछ महीने आएंगे, 3 महीने 4 महीने। और उसके बाद सूक्ष्म दशा आएंगे कुछ दिन है, 8 दिन 7 दिन 5 दिन। और प्राण दशा तो कुछ घंटों में काउंट होता है, हर दिन प्राण दशा बदलती रहती है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन किसका आया, 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, कितना हो गया? कोई बताएगा ये मल्टीप्लिकेशन? ये आपकी जीवन की प्रोबेबिलिटी है, अर्थात हर कुछ घंटों में आपका भाग्य बदलता है। अब जब व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई प्रेडिक्शन करना है, अब प्रेडिक्शन करने में आपको कुछ थंब रूल को यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 करता हूं तो वो 6561, मतलब इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी बनती है आपके जीवन में एक महादशा की अवधि में कुल आपको 6561 संभावनाएं बनेंगी, केवल और केवल विंशोत्तरी दशा के बेसिस पे। अब इसी को मैं कहता हूँ हेलिकल मॉडल। अब वो हेलिकल मॉडल जिसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, आपका जेनेटिकल मॉडल जो होता है ना, जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वो यही डिफाइन करता है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फिर से हमारी ग्रह रचना, अर्थात जो इस पे मैंने एक चर्चा बहुत पहले क्लास ली थी, उस पे हमने चर्चा की भी थी कि हेलिकल मॉडल कैसे डिनोट करता है। हम उस पे वापस चर्चा करेंगे, पहले आपको एक कंसेप्ट समझ जाता है। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये महादशाएं जो आती है उसके भी एक ऑर्डर है। पहले केतु भाई साहब आते हैं, फिर शुक्र आता है, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर मर्क्यूरी, इसी ऑर्डर में आता है। और खास बात यह है कि किसी भी प्लेनेट को इक्वल डिवीजन नहीं दिया गया है, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप कहते भाई 9 ग्रह है टोटल 120 साल के लिए, अगर आप इन सबको काउंट करोगे इनकी जो अवधि को, तो पाओगे कि ये दोनों सब इनका जो टोटल समय 120 साल होता है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये 120 साल के लिए है, लेकिन सबको अलग अलग समय दिया गया। यहां तक कि राहु केतु का समय भी अलग अलग है। केतु के 7 साल है तो राहु के 18 साल है। और ये चीज आप लोग के दिमाग में कभी डाउट क्रिएट की या नहीं की, कि मुझे नहीं पता है, मेरे मन में तो बहुत पहले जब मैं स्टार्टिंग में जब एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, ये डाउट क्रिएट करता था ये भाई ऐसा क्यों हो रहा है, सबको अलग 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 अवधि क्यों मिला। तब मुझे इसके पीछे एक लॉ समझ आया, दैट इज कॉल्ड एज बोडेज लॉ, जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने बहुत पहले इस पे रिसर्च किया था, और अंग्रेजों ने उसके अपने नाम पे अंकित कर दिया। जब उस लॉ को मैंने अप्लाई किया तो मैंने पाया कि इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, क्योंकि ये तुलनात्मक रूप में कैसे काम कर रहा है, हम उस पर भी अभी चर्चा करेंगे आने वाले समय में। अब तीसरी चीज आपको एक चीज नजर आती है कि इक्वल डिवीजन नहीं होने की वजह से यह जो 120 साल का साइकिल है, ये पूरी तरह से
बैलेंस हो जाता है। और उस आरंभ भी कैसे होता है? केतु से। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो चीज आती है वो आती है नक्षत्र। अगर आप नक्षत्र को देखेंगे, नक्षत्र की गणना को, तो सबसे पहले केतु का नक्षत्र आता है अश्विनी। उसके बाद शुक्र का नक्षत्र आता है भरणी। उसके बाद सूर्य का कृतिका, चंद्र का रोहिणी, मंगल का मृगशिरा, राहु का आर्द्रा, बृहस्पति का पुनर्वसु, शनि का पुष्य, और फिर बुध का अश्लेषा। उसके बाद वापस से वही ऑर्डर। फिर केतु का मघा, शुक्र का पूर्व फाल्गुनी, सूर्य का उत्तर फाल्गुनी, चंद्र का हस्त नक्षत्र, मंगल का चित्रा, राहु का स्वाति, जुपिटर का विशाखा, सैटर्न का अनुराधा, मरकरी का ज्येष्ठा। फिर से वही ऑर्डर। मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। यहां तक कि हमारे साल के जो 12 महीने हैं उसके पीछे भी इन्हीं नक्षत्रों का देन है। अब आप बोलोगे सर, अभी तक आपने नक्षत्र की क्लास नहीं ली। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको शॉर्ट में बताना, कि नक्षत्र एक बड़ा सेशन हो जाता है, कि जो नक्षत्र है वह हमारे तारामंडल में आउटर साइड में जो तारे हैं उनका समूह है। और जैसे मैंने कहा था कि सब कुछ बैलेंस्ड है, वैसे ही इस तारामंडल को बैलेंस करने का काम वो नक्षत्र करते हैं। मतलब सूर्य भी एक तारा है, तो उनका पूरा लिंकेज, पूरा का पूरा लिंकेज उस सूर्य से, उस आत्मा से है। अब उस आत्मा की गहराई से देखेंगे तो उसका असर हमारी धरती पे भी पड़ता है। तो उस असर को, उस समूह को अलग अलग ग्रहों को तुलनात्मक रूप में दिया गया। और वही तुलनात्मक रूप का जो एवरेज आउट है वो अलग अलग दशाओं के सिस्टम में आया कि इसको कितनी अवधि दी जाए। अब इसके बाद हमें एक चीज समझ में आई कि हमने इक्वली डिवाइड कर दिया। हमने ये भी देख लिया कुछ 6561 की प्रोबेबिलिटी आ गई, अर्थात इतने मौके मिलेंगे आपको आपका भाग्य बदलने के लिए। लेकिन 5 में से अगर कोई ग्रह शुभ भी है तो मानेगा किसका? अब सवाल ये उठता है, कोई भी ग्रह अगर शुभ है या अशुभ है, उसमें रोल कौन मेजर प्ले करेगा? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सूक्ष्म घटनाएं घटित होती है डेली बेसिस पे, वह जीवन की घटनाएं प्राण दशानाथ और सूक्ष्म दशानाथ जनरेट करते हैं। जैसे कि आज मैं किसी को मिलने गया, आज मुझे चोट लग गई, आज किसी, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। 10 जो भी छोटे छोटे सूक्ष्म घटनाएं होती है, जो इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स में प्राण दशा और सूक्ष्म दशा का मेजर रोल है। और उसके साथ साथ इसमें एक रोल और प्ले करता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिट, जो अभी अभी हमें सीखना है कि ट्रांजिट होता क्या है। उस पर एक क्लास होनी है। लेकिन वह बिना अपने बॉस की परमिशन लिए बिना कुछ नहीं करते। अगर प्राण दशा, सूक्ष्म दशा नेगेटिव भी है आपके चार्ट पे, तब भी प्राण दशा, सूक्ष्म दशा की परमिशन लेगा ही लेगा। भले ये क्लर्क है, लेकिन क्लर्क के नीचे जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो मजदूर है, वो बोलेगा बॉस मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ, सूक्ष्म दशा की परमिशन लेगा। सूक्ष्म दशानाथ प्रत्यंतर दशा की परमिशन लेगा, प्रत्यंतर दशानाथ अंतर दशा की परमिशन लेगा, और अंतर दशानाथ महादशा की। इसीलिए आपकी कुंडली का जो महादशानाथ है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है। उसके पास एक पावर है, उसके पास एक अथॉरिटी है। और उस अथॉरिटी को, राइट, जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में समस्या बनी रहेगी। यही कारण है कि आपने नोटिस भी किया होगा, मैं जो उपाय करवाता हूँ 6 स्टेप रेमेडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है कि महादशा और अंतरदशा का उपाय करो। कम से कम महादशा का उपाय तो अवश्य करो, क्योंकि अगर आपकी कुंडली का जो मेन अधिपति है वो आपके साथ, तो आपको डरने की बात नहीं है। मेजर इवेंट नहीं होने देगा वो, कोई मेजर घटना वो संभाल लेगा। चाहे वो शत्रु प्लेनेट हो, चाहे वो 6 8 12 का प्लैनेट का लॉर्ड हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो, कोई भी ग्रह हो, महादशानाथ कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला प्रश्न उठता है कि मैंने आप लोगों को ये सब तो बता दिया कि इनकी अवधि कितनी है, ये बने कैसे, इनका बेसिस कैसे। अब हम क्या उनके हेलिकल स्ट्रक्चर पे चर्चा कर ले, राइट? तो हेलिकल स्ट्रक्चर पे चर्चा करने के पहले एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि विंशोत्तरी दशा का जो आधार है वो चंद्र है। आपके जन्म के समय जब जहां पे चंद्र होता है, जिस नक्षत्र में चंद्र होता है, वही आपकी सबसे पहली दशा होती है। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जन्म के समय जो चंद्र था वह भरणी नक्षत्र में था। तो भरणी नक्षत्र किसका है? शुक्र का नक्षत्र है।
तो आपकी दशा शुक्र की आरंभ होगी 20 साल के लिए। अर्थात जिस डिग्री पे होगा, क्योंकि उसमें भी एक अवधि है, एक डिफरेंस है कि भाई भरनी नक्षत्र भी आपको पता है, कोई भी नक्षत्र जो है वह कितने मिनट का है। टोटल 27 नक्षत्र है। तो कोई भी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। अब वो 13 डिग्री 20 मिनट में से सपोज जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय शुक्र, सूर्य सॉरी चंद्र 6 डिग्री कुछ क्रॉस कर चुका था। तो मतलब उसके तुलनात्मक रूप में आपके 10 साल की महादशा बीत चुकी थी। तो अब आपकी कुंडली साफ साफ बताएगी कि इस बालक की, जिस बच्चे ने जन्म लिया अभी अभी, उसकी अभी भी शुक्र की शेष महादशा 10 साल की बची हुई है। अब उस 10 साल तक उसकी शुक्र की महादशा चलेगी। जब वो 10 साल का आयु उसकी हो जाएगी, उसके बाद अगला महादशा किसका आएगा? सूर्य का आएगा 6 साल के लिए। फिर किसका आएगा? चंद्र का आएगा 10 साल के लिए। फिर किसका आएगा? मंगल का आएगा 7 साल के लिए। फिर किसका आएगा? राहु का आएगा 18 साल के लिए। तब तक बुढ़ापा आ जाएगा। फिर जुपिटर 16 साल। और अगर उसकी आयु बहुत लंबी चली तो घूम फिर करके वापस से 120 साल के बाद फिर दशा किसकी आएगी? शुक्र की आएगी। इन शॉर्ट में आपको ये कहना चाहता हूं कि जो जीवन हमें मिला है, ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, वह दिया था हमें 360 साल के लिए, कि हम ये 27 के 27 नक्षत्र को अपने जीवन में धारण कर सके। मतलब बालक का जन्म अगर वीनस के भरनी नक्षत्र में हुआ है तो उसने एक साइकिल पूरा किया, ठीक है, 120 साल का मघा पे पार किया। फिर वो शुक्र की पूर्व फाल्गुनी के नक्षत्र को हैंडल करेगा और उसकी वापस 20 साल झेलेगा, फिर आगे बढ़ेगा। ऐसे करते करते वापस बढ़ेगा, फिर वापस से पूर्वाषाढ़, और अंत में वापस से अश्विनी, और फिर जा करके एंड होगा। तो आइडियल कंसेप्ट ये है कि जो हमारा जन्म हुआ है वो 360 साल के लिए, जहां पे हमने जन्म लिया जिस नक्षत्र में, हमें पूरे 360 साल का साइकिल पूरा करना चाहिए। लेकिन ये कब की बात है? ये सत्युग की बात है। उसके बाद क्या आया? त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। और कलयुग आते आते पहले वो पहले वो 360 की अवधि कम होके हो गई 240, फिर 120, और अब हो गई है 60 वर्ष। और 120 आज भी कुछ लोग 100 क्रॉस कर जाते हैं, हम बोलते हैं सक्सेस है, ग्रैंड सक्सेस है। लेकिन एक्चुअल साइकिल वो 120 जब आप करोगे तब आप नक्षत्रों की एक श्रेणी पार कर पाओगे, एक सिंगल साइकिल। तो आप इमेजिन करो, जब व्यक्ति कहता है कि मुझे किसकी दशा मिली, आइडियली हमारा जन्म तो 120 साल मिनिमम होना ही चाहिए कि हमें हर ग्रह की दशा कम से कम एक बार मिल जाए और ये हमारे प्रारब्ध को हैंडल करे। और दशा सिस्टम क्या कहता है कि आपका जो भी लेना देना है इन 9 ग्रहों के प्रति, उस लेन देन को हैंडल करने के लिए ही ये दशा सिस्टम आई है। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि वो हेलिकल मॉडल क्या है जो आपको कहना चाह रहा था। और ये हमने चंद्र का समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि इंडिविजुअल नक्षत्र मैटर करता है। दशा लॉर्ड हमारे जीवन में समस्या भी उत्पन्न कर सकता है और हमें सक्सेस भी दे सकता है, हमें आसमान की बुलंदी पर पहुंचा सकता है। और इसको जब फाइन ट्यून किया जाए, फाइन ट्यून ऑफ दशा, तब हमें जीवन में समस्याओं से निजात मिल सकती है। निजात क्या मिल सकती है? इस पे 2 तरीके होते हैं फाइन ट्यूनिंग के। एक है हम उसको पाला बदल साइडवेज निकाल लेते हैं, और दूसरा तरीका है कि हम उसको अडाप्ट कर लेते हैं, कि उसको प्रसन्न कर लेते हैं। वही हमें सहायता करने लगता है हर चीज को हैंडल करने के लिए। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम, इसके लिए अब छोटा सा एक उदाहरण लेंगे जहां पे हम दशा सिस्टम को और विस्तार से समझेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा मैं हेलिकल मॉडल को समझा सकूं कि हेलिकल मॉडल काम कैसे करता है। ठीक है, इसके लिए मुझे एक पेंट ओपन करना पड़ेगा, उसके बिना तो मैं नहीं कर पाऊंगा। या फिर मेरे पास अभी भी ऑलरेडी सिस्टम में मैंने ओपन करके कुछ रखा हो, तो मुझे सच याद नहीं आ रहा। आई थिंक आई हैव टू ओपन इट। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, समय का अभाव था इसलिए मैं कर नहीं पाया। ठीक है, कुछ। ओके, लेट्स सी। अब सोलर सिस्टम मतलब आप जानते हो जिसमें नवग्रह है। ओके। अब सोलर सिस्टम की एक पिक्चर लेंगे हम लोग, नेट से उठा लेंगे, और उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए कि ये काम कैसे करता है। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि जहाँ पे प्लांट एक ऑर्डर में हो, ये सबसे बेस्ट पिक्चर लग रही है मुझे। मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया। अब इसमें 9 ग्रह आपको दिख रहे हैं स्पष्ट रूप में। अब उन 9 ग्रहों की खास बात क्या पता है? कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि इनकी साइजेस देखो। अर्थ एक छोटा सा डॉट है। ओके। अगर पॉसिबल है तो इसका जो बिगर इमेज ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, और हम फिर वोडेज लॉ को भी स्टडी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है।
किसी ने वो क्लास अटेंड की है जो मैंने बोरेज लॉ को एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, आप लोगों में से कोई? एनीवन? किसी नो को याद सर। है? हाँ। नहीं सर, नहीं सर। इसीलिए कहते हो ना आप लोग, मैं चीजों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, वो चीजों को आप लोग देखा कर थोड़ा समय निकाल के। क्लासेस सब हो चुकी है, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया था उस समय पे। एक चीज समझ में आ रही है आपको? सूर्य का साइज देख रहे हो आप कितना बड़ा है, कि वो समा भी नहीं सकता है। और उससे उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है वो जुपिटर है, फिर सैटर्न है। यूरेनस और नेपच्यून को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं क्योंकि वो धरती से, वो हमसे बहुत दूर है। उसके बाद क्या है? अर्थ, वीनस, मार्स एंड मर्क्यूरी। देखिए मर्क्यूरी एक छोटा सा बिंदु दिख रहा है। ये भी एक कारण है कि देखिए मर्क्यूरी कितना छोटा है और नजदीक है, इस यही कारण है कि सबसे ज्यादा अस्त होने वाला और सबसे ज्यादा वक्री होने वाला प्लैनेट भी बुध है, जो हमने क्लासेस में डिस्कस किया। तो आपको ये ऑर्डर समझ में आ गया कि हमारा अर्थ यहाँ पे है। अब जब मेरा अर्थ यहाँ पे है, इस अर्थ की एक खास बात क्या पता है? ये अर्थ अपने अराउंड घूम रहा है, और क्योंकि अपने अराउंड घूम रहा है तो इसके अराउंड एक और चीज घूम रही है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मून। 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 एक्सेलेंट। ठीक है। तो इस धरती के चक्कर लगा रहा है चंद्र। और अब आप एक चीज और पाओगे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज राहु एंड केतु, जो कि सूर्य और इस चंद्र का एक नोड है यहाँ पे, और यहाँ पे राहु है। तो जो नोड सूर्य की तरफ है उसे केतु कहते हैं, और जो नोड अपोजिट साइड में उसे राहु कहते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा हम विस्तार से अगर समझने का प्रयास करें तो हमें एक चीज समझ में आती है कि केतु का मकसद है कि मुझे सूर्य की तरफ बढ़ना है, जबकि राहु का मकसद है मुझे सूर्य के विपरीत दिशा में जाना है। ओके। अब एक है सूर्य की तरफ जा रहा हूँ, एक है सूर्य के विपरीत दिशा में जा रहा हूँ। सूर्य की तरफ उसके पास दिशा है कि मुझे एक ही तरफ जाना है, लेकिन जब मैं केतु की बात करता हूँ, केतु की राहु की बात करता हूँ, केतु बोलता है मेरे पास बहुत ऑप्शन है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, इस मंगल और जुपिटर के बीच में आपको छोटे छोटे कण नजर आएंगे जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। इस पे मैंने आपको पहले भी चर्चा की होगी, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने कुछ दिनों पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी, जो कि लगभग यस। 30 मिलियन के आसपास, 3 मिलियन के आसपास है, बहुत बड़ी संख्या में एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये छोटे छोटे कण हैं, पत्थर है, सबके साइज अलग अलग है। कुछ तो कुछ किलोमीटर के हैं, कुछ कुछ मीटर के हैं, ऐसे अलग अलग बेल्ट है। अब ये जो बेल्ट है यह भी घूम रहे हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जो ग्रेविटेशन, कई बार हम बोलते हैं ना कोई उल्का पिंड पिंड नजदीक आ रहा है, तो वो यही सब उल्का पिंड है जो आते रहते हैं। और क्योंकि जुपिटर के नजदीक है तो ये उल्का पिंड, क्योंकि जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफी ज्यादा है, 24.8 के आसपास है, तो जुपिटर जो है वो इसको अपनी तरफ खींचता रहता है। यही कारण है कि जुपिटर ग्रह पे कई विस्फोट होते हैं, वो बिल्कुल शांत नहीं है। ओके। अब वो शांत नहीं है क्योंकि वहां पे विस्फोट होता है, इसलिए जुपिटर खुद विस्फोट में चला जाता है, लेकिन हमारी रक्षा करता है। यही कारण है कि जुपिटर के लिए एक कहावत है कि जिस भाव में जुपिटर बैठता है उस भाव की हानि करता है। भाव हानि करे जीवा, यह आपने श्लोक सुना भी होगा। उसका कारण यही है कि अगर मैं एस्ट्रोनॉमिकली देखूं तो जुपिटर ग्रह पे रहने लायक बिल्कुल नहीं है। इस पे कई विस्फोट कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, हर दिन यहाँ पे विस्फोट होते हैं, बड़े बड़े भूकंप आते हैं, और वो आने वाली हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और वह अपनी हानि करके किसकी रक्षा कर रहा है? इन ग्रहों की रक्षा कर रहा है। ठीक है। अब तो तीसरा आयाम मैं आपको लोग को बताना चाहूंगा। यह जो आपका राहु है, इस लाइन पे जो ये राहु है, इसकी खास बात क्या पता है? ये राहु को पता ही नहीं मेरे पास दिश, क्योंकि उसके लिए पूरा ब्रह्मांड है, इन्फिनिटी। इसीलिए राहु को इन्फिनिटी दिया गया, और केतु को सिर्फ एक ही दिशा है, मुझे केवल एक शून्य की तरफ जाना है जो कि सूर्य है। सबसे पहली महादशा, अगर मैं नक्षत्र सिस्टम को स्टडी करूं तो वो आरंभ होती है केतु की। केतु क्या है? आरंभ है। इस सिस्टम को देखिए, इस स्नैपशॉट को दीजिए। सबसे पहले कौन है? केतु है। केतु के बाद कौन है? शुक्र है। इससे क्या साबित हुआ कि कहीं ना कहीं जो केतु है वो शुक्र के इर्द गिर्द होना चाहिए। दूसरी तरफ
दूसरी तरफ अब मैं हेलिकल मॉडल पे भी जाएंगे, यही समझ लोगे आप लोग तो। दूसरी तरफ राहु जो है वो मंगल और जुपिटर के बीच में है। आप लोग सोचते हो कि मैं क्यों कहता हूँ कि ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है इसका संबंध राहु से है? क्योंकि जो दशा सिस्टम ऋषि मुनि ने बनाया उसमें उन्होंने क्या किया, मंगल और बृहस्पति के बीच में राहु को स्थान दिया। मंगल, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, उसके बीच में राहु को स्थान मिल गया। और उसके बाद का ऑर्डर देखिए, जुपिटर के बाद फिर क्या आ गया, फिर से सैटर्न आ गया। अब इस ऑर्डर को थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगर मैं इस ऑर्डर को बनाऊं तो मुझे एक हेलिकल मॉडल नजर आता है। हेलिकल मॉडल कैसा? पहले केतु से आरंभ हुआ, ठीक है, केतु से यहां कहीं आरंभ हुआ, केतु के बाद शुक्र पे गया, शुक्र के पास किसके पास गया, सूर्य पे गया है। अब यहां पे एक ऑड मैन आउट है। सूर्य कहाँ बैठ रहा है, चंद्र और शुक्र के बीच में। चंद्र और शुक्र के बीच में सूर्य आ गया, जिससे आदित्यान कहा गया है यहाँ पे। तो और शुक्र कहाँ है, केतु और सूर्य के बीच में। यानी कि केतु एक चेतन बिंदु है, जिसे हम कहते हैं कि वह बीज है जो कि पनपना ही एक कारण उसके कि उसकी पूर्ति नहीं हो सकी है। हमने जो कर्म किया, जो कुछ कर्म किया, जो कुछ बोया, वह सब उस आत्मा के साथ कर्म के रूप में गया। तो केतु वो कर्म है, शुक्र वो जीव का कारक है जिसके वजह से माँ के गर्भ में प्रवेश मिलता है, और सूर्य वो आत्मा है जो इसको जुड़ गई, और चंद्र वो मन है जो इसके साथ कनेक्ट हो गया। कर्म, जीव, आत्मा, मन। उसके बाद क्या मिलता है, मंगल मतलब शरीर, दे। देह। मंगल को देह कारक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ गए, राहु, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर मरक्यूरी। अब राहु क्या है, राहु को लोग भटकाव लेते हैं, लेकिन राहु ज्ञान का वो एक्सट्रीम एंड है जिसको आपने कंट्रोल कर लिया तो वो अर्जुन को दिखने वाली आंख हो जाती है, मतलब वो योग है। अब योग के साथ ज्ञान है, और ज्ञान के बाद कर्म है, और कर्म के बाद उसका क्या है, विस्तार, बुद्धि के साथ। अब इस ऑर्डर को देखिए ऋषि मुनि ने कैसे बनाया था। अब इसी ऑर्डर को मैं यहाँ पे लगाने का प्रयास करूंगा, फिर आपको समझ में आएगा हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे आया। क्योंकि मेरे इष्ट ने मुझे दिखाया, आपको किसी किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है। साधना के दौरान मुझे ये चीजें साक्षात दिखाया था इष्टों ने। अब यहाँ पे मेरा केतु है, केतु ने वीनस से कनेक्ट किया, आत्मा ने प्रवेश किया। उसके बाद चंद्र, चंद्र, चंद्र को कनेक्ट करने के बाद वो मंगल, मंगल के बाद राहु, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न। अब हेलिकल कैसे हुआ, देखिए, मैंने स्टार्ट किया केतु से, केतु से वीनस, वीनस के बाद एक ऑर्बिट है यहाँ पे आत्मा ने प्रवेश किया, ठीक है, यहाँ पे हीट इंडेक्स बहुत ज्यादा है, शुक्र और चंद्र के बीच में। ये एक यहाँ पे साइकिल हेलिकल आया, फिर चंद्र। तो जब वो हेलिकल स्ट्रक्चर चंद्र के पास आता है तब वो ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, क्योंकि सबसे नजदीक धरती के कौन है, चंद्र है। जो उपाय बनता है वो चंद्र के आसपास ही बनता है, इसीलिए चंद्र कुंडली और विख्यात हुई। और चंद्र के आने के बाद यहां से गोल घूम के वो मंगल, फिर इमेजिनरी लाइन राहु, राहु इज द रियल ऑब्स्टेकल, जुपिटर, सैटर्न, और सैटर्न के बाद फिर से मर्क्यूरी आ गया, एंड वीनस। अब हेलिकल मॉडल के मैं थोड़ा आपको चित्र दिखाना चाहूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि धरती कैसी है। मैं इसको बना नहीं पाया क्योंकि अभी बनाने का समय नहीं है, बट ये देखो इसमें भी कुछ आ गया, हेलिकल मॉडल सोलर सिस्टम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखो ये भी हेलिकल, हेलिकल की बात करो ना, सूर्य एक ऊर्जा है और उससे हेलिकल, हेलिकल ऐसे बन रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं हेलिकल मॉडल के बजाय हेलिकल जीन्स बोलता हूं मैं, ठीक है। देखिए हमारा डीएनए कैसा है, ऐसा ही है ना कुछ, हमारा डीएनए भी तो ऐसा ही है जो मैं दिखा रहा था। जी। जी सर। अब इस डीएनए में जब भी कोई अवरोध उत्पन्न होता है, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे का जो डीएनए है माँ बाप से मिलता है। अगर किसी का पता लगाना हो कि भाई ये बच्चा किसका है, तो हम बोलेंगे कि इनका डीएनए कितना मैच कर रहा है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि आपके कर्म आपके बच्चे से मिलते हैं, राइट, या आपके बच्चे के कर्म आपसे मिलते हैं। यही कारण है
कि आपको ये माँ बाप मिले, यानी उस माँ बाप को चुनने का मौका किसने दिया? उस माँ बाप को चुनने का मौका इन ग्रहों ने दिया। अगर डीएनए उस चीज को कंफर्म करता है तो कुंडली भी उस चीज को कंफर्म करनी चाहिए। और जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने पाया कि एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे तीन बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, और जब मैं सबका चार्ट देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि कहीं ना कहीं समानता है, उनके कर्मों में समानता मिली। जैसे मैंने पहले भी चर्चा की था, कई प्रकार के ऋण होते हैं। जब उन ऋण को मैंने खोजने की कोशिश की तो मैंने पाया कि यस, इन्होंने जो बोया था, जो इनको कर्ज फेडना है, वो कर्ज भी समान है। यानी हमारे जीवन में होने वाली हर घटना हमारे कार्मिक प्रारब्ध है, वो केतु डिसाइड कर रहा है। जो अवचेतन मन के साथ, उस आत्मा के साथ जड़ित होके निकल गया था, उसका अंत नहीं हुआ, और वापस से वो बीज रूप में आया है ताकि वो उसके प्रारब्ध को हैंडल कर सके या भोग सके या उसका विस्तार करके उससे निकल सके। तो जो शून्य की खोज ऋषि मुनि तपस्वियों ने की थी, वो यही वो खोज है कि मैं उस केतु को खोजूं, उस शून्य को प्राप्त करूं, ताकि इन ग्रहों के विस्तार वाली सोच से बाहर निकल सकूं, और उस ज्ञान, उस ऊर्जा को लेकर के मैं इस सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाऊं। अब सोलर सिस्टम से बाहर जाने की जो कुंजी है, वो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, हो सकता मैं गलत हूं, जो मेरे इष्टों ने प्रेरणा दी मैं वो बता रहा हूं आपको, वो इन्हीं एस्ट्रॉइड बेल्ट में से कहीं एक है। क्योंकि शायद 2.3 मिलियन, लगभग 23 लाख एस्ट्रॉइड है, लेकिन उसमें से कोई एक स्थान है जहां पे वो एक्चुअल शक्ति छुपी हुई है। और वही सीक्रेट है इससे पार जाने का। लोग बोलते हैं टाइम ट्रेवल करना है, टाइम ट्रेवल करते हैं, टाइम ट्रेवल पे कई मूवीज बन गई है। ठीक है। अब वो जो टाइम ट्रेवल है कौन करता है? क्या वो शरीर करता है? नहीं। इस धरती से एक कण आप लेके नहीं आ सकते। वो टाइम ट्रेवल भी यही चीज करेगी। कौन? आत्मा, मन, उस केतु के अवचेतन ज्ञान। अगर आप ये सोचो कि मैं मंगल या उस इनके तत्वों को लेके चला जाऊं, तो नहीं, क्योंकि जो तत्व इन ग्रहों के कारक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये जो प्लैनेट है वो उनके कारक है। जैसे अभी आज की क्लास जिससे सुनी होगी, हमने देखा होगा कि 5 ग्रह वक्री होते हैं। बुध, बुध कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है। उसके बाद दूसरा कौन सा था? मंगल, अग्नि तत्व है। तीसरा शुक्र, शुक्र जल तत्व है। चौथा जुपिटर, आकाश तत्व है। और पांचवा शनि, वायु तत्व है। वो क्या दर्शाता है, आज मैंने इसलिए वो क्लास अपलोड किया था कि कहीं ना कहीं वह वक्री प्लैनेट कह रहा है कि उसका जो तत्व है वो आप पे नजर रखे हुए है। इसीलिए जब किसी का मंगल वक्री होता है तो उस व्यक्ति को अक्सर देखा है कि उसको आग से बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो जो अग्नि है वो उस पर नजर रखी हुई है। और कई बार देखोगे कि वो खाना बनाते हुए और कुछ कर्म करते हुए उसको आग ना, कई बार छींटे पड़ जाना, जल जाना, इस तरह की घटना उस व्यक्ति के साथ बहुत होती है। ऐसे ही जब किसी व्यक्ति की कुंडली में वायु तत्व है तो उसको वायु से भी कई बार एलर्जी जैसी फील करेगा कि यार मुझे ना सडनली नॉस्ट्रिल्स में दिक्कत होने लगी है, नाक की हड्डी बढ़ गई है, इस तरह की चीजें। तो ये चीजें आपको क्या दिखाती है कि वो जो प्लेनेटरी एक्सिस है वही आपका डीएनए बना रही है। वो उसको डीएनए बनने के पीछे भी आपके कर्म डिसाइड कर रहे हैं, इन ग्रहों के कर्म। और उन ग्रहों को जब तक आप हैंडल नहीं करोगे तब तक आपको उपाय नहीं मिलेगा। और आप कहते हो कि मुझे मेरी समस्या से निजात पाना है, लेकिन उस समस्या से निजात पाने का जो तरीका है वो भी यही ग्रह है। वही उन ग्रहों की जो स्थिति बनी है आपकी कुंडली में, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है इन ग्रहों के प्रारब्ध। और वो प्रारब्ध बने कैसे? आपके पास्ट की वजह से। अब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बीच में, मुझे याद नहीं आया मैंने कब की थी, जिसमें मैंने दो चीजों पे चर्चा की है। अच्छा, चक्र कुंडी, सॉरी, आज ही तो की है मैंने, उसको 4 पार्ट में अपलोड किया है। आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप लोग ना उस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि उसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज आपको मिल जाएगी। स्पेशली कुंडली रिसर्च चैनल पे 8-8 मिनट के 4 या 5 वीडियो अपलोड हुए हैं। उसमें से 3-4 हो चुके, एक मैं रात का टाइम दिया हूँ, थोड़ी देर में हो जाएगा। उसमें मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमारे पास्ट से हम क्या क्या लेके आए हैं, और प्रेजेंट में हम क्या क्या सेलेक्ट कर रहे, चूज कर रहे। और वो जो चूज कर रहे, उसको चूज करने के लिए भी प्रेरित यही ग्रह कर रहे। और अगर हम अपने प्राप्त को बदल ले, अपने उपायों द्वारा, अपने बैलेंसिंग द्वारा, कनेक्ट द्वारा, तो इनकी प्रेरणा चेंज होगी और हमारे जीवन का भाग्य बदलेगा। उदाहरण के लिए किसी की राहु की महादशा चल रही है,
उसे आप कितना भी कहोगे कि भाई इस रास्ते पे चल, इस रास्ते पे तुझे सत्य मिलेगा, इस रास्ते पे तुझे सफलता मिलेगी, इस रास्ते पे तुझे पैसा मिलेगा, लेकिन फिर भी उस रास्ते पे नहीं चलेगा। राहु वाले व्यक्ति को कह लो कि भाई तुझे सुबह 6 बजे उठ 5 बजे उठना है और दिन में 8 घंटे ये काम करना है, वो नहीं करेगा। राहु वाला व्यक्ति वही करेगा जो आप कहोगे उसके विपरीत हो। क्यों? क्योंकि वो उस प्रारब्ध को प्रेरित कर रहा है। और यहीं पे ही अब उस राहु वाले व्यक्ति को मैंने अलाइन क्या किया कि भाई तू कुछ मत कर, तू डेली शिव मंदिर चला जा, वहां पे 10 मिनट पूजा कर ले, 10 मिनट आराधना कर दे। मैं उसको ये नहीं बताऊंगा तू ये कर, मैं उसके प्रारब्ध को बैलेंस करने के लिए उसको एक रास्ता दे रहा हूं। आप लोग समझ नहीं रहे हो। क्योंकि जैसे मैं उसको हार्ड डोज दूंगा वो नहीं करेगा, मुझे प्रॉब्लम पता, उसका सॉल्यूशन भी पता, लेकिन वो नहीं करेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब मैं कई हजारों चार्ट देखे उसके बाद मैंने ये पाया कि 99% लोग, 98% लोग वो कर ही नहीं रहे जो उससे जिससे उनको राहत मिलेगी। तो पैटर्न चेंज हुआ। मुझे पहले उनको उस लायक बनाना होगा कि वो रास्ता बने, और अगर उसके लायक बन गया तो मुझे उनको उपाय देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, वो ग्रह खुद उपाय बता देंगे तुझे अब करना क्या है। और जैसे ही उस व्यक्ति ने उसको अलाइन करना चालू किया, वो ग्रह उसको बताना चालू करेंगे तुझे अब ये रास्ता चुनना है, ताकि और उसका तो आपके पास आएगा ही नहीं। मेरी दुकान तो है नहीं, मुझे उसको कुछ देने की भी आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि मैंने रत्नों को हमेशा निषेध कहा। उसकी आवश्यकता केवल टेम्पररी है, कुछ पल के लिए है, इमरजेंसी में है, दैट्स इट। क्योंकि वो आपको सही रास्ता नहीं देते। सही रास्ता आपको प्लैनेट, प्लैनेट के स्वभाव, प्लैनेट के इष्ट ही चुनने को देंगे। और ये हमें विंशोत्तरी दशा बताती है। आने वाले क्लास में ये विंशोत्तरी दशा के पीछे का विज्ञान समझेंगे, बोडेज लॉ को सामने लाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इनकी जो अवधि है अलग अलग कैसे आई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिलहाल मैं एक चीज आप लोग को कहना चाहूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। मंगल आपका देह कारक है। ये जो शरीर मिला है वो मंगल ने दिया हुआ है, जो आज हमने क्लास में सीखा। तो हनुमान चालीसा और देश की कुंडली मंगल की महादशा है। तो आप लोग प्लीज हनुमान चालीसा कीजिए। आपकी कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं बैठा होगा, 1 नंबर 8 नंबर राशि भी होगी, इसलिए वो भी आवश्यक है। और इस कोर्स को जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वैदिक ज्योतिष विज्ञान। कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप लोग अगर कहते हो ना सर फीस क्या होगी, तो उसकी फीस भी बताता हूँ। डेली मंदिर जाना है, आपके बगल में जिस मंदिर में आपकी श्रद्धा होगी, जिस शक्ति में श्रद्धा होगी, वहां डेली जाना है, वहां पे मत्था टेकना है, कम से कम 10 रुपए वहां पे चढ़ाना है डेली। और उसके साथ साथ किसी जानवर को, किसी भूखे को, किसी जरूरतमंद को कम से कम भले एक बिस्किट का पैकेट ही क्यों ना हो, उसको भोजन कराना है। ये डेली की फीस है, 41 डेज करना है। आपने वहां किया, समझो फीस मुझे मिल गई। और क्लास का टाइम रोज 8 बजे होगा, लिंक यहीं पे आएगी। और प्लीज रिक्वेस्ट करो, प्लीज लाइक